हेलो। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई का 2023 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दे दिया है। इस फिगर में एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और एक चार्ज है Q2। ठीक है। अब Q1 पे फोर्स लग रहा है Q2 की तरफ और Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 की तरफ। मतलब Q1 इज अट्रैक्टेड बाय Q2 एट द सेम टाइम Q2 इज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय Q1। तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन आइदर ऑफ देम हैव नेगेटिव चार्जेस। इस तरीके से या तो Q1 अगर पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, ठीक है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि Q1 इज़ नेगेटिव चार्ज्ड एंड Q2 इज़ पॉजिटिव चार्ज। तब भी ये सिचुएशन होगी कि ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब तो ये सिचुएशन नहीं हो सकती ना। ये इसको फिर इधर धकेलेगा और ये इधर धकेलेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। सेम केस जब माइनस माइनस Q1 एंड Q2 विल बी नेगेटिव, Q1 इज़ नेगेटिव, Q2 इज़ नेगेटिव, तब भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दिस टू केसेस इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली दिस एंड द सेकेंड वन, ये केसेस पॉसिबल। तो इन दोनों केसेस में अगर Q1 Q2 जो चार्ज है उनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन ज़ीरो। तो Q1 Q2 less than 0 is given in option number 2, so option number 2 is correct। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, प्लस Q माइनस Q, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L, ठीक है, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। और डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, दे दिया। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल है v। ठीक है। देन द पोटेंशियल एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर इसका इक्वेटोरियल पॉइंट हम बनाएंगे यहाँ पे, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, तो ये भी r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें बताना है। तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है। एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल v इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट चाहे कोई भी डिस्टेंस पे r 2r 3r 4r कोई भी डिस्टेंस पे हो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ पे ऊपर है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कोई भी डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे हो चाहे, उस पर पोटेंशियल 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी। तो प्लस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ पे पैदा होगा, सिमिलरली उतना के उतना अपोजिटली नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे आएगा। तो इस वजह से नेट जो v होता है ना वो 0 हो जाता है इसके। तो v इज इक्वल टू 0, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर वेरिएशन दिया है रो का। तो टेम्परेचर वेरिएशन दिया है रो का, ठीक है, रो रेजिस्टिविटी आपकी ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी, और हमें पहचानना है दो मटेरियल कौन से हैं। तो मेटल के अंदर जो है, मेटल के केस में फॉर मेटल टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना, ये हमें 10वीं से पता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, रो जो है वो इंक्रीज होता है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ना
टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा जिगजैग मोशन करते हैं, ज़्यादा उनके पास एनर्जी आ जाती है, तो कंडक्शन में वो कंट्रीब्यूट कम करते हैं, इस वजह से मेटल्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पे रो बढ़ता है। तो ये इस वाले ग्राफ में हमें दिख रहा है टेम्परेचर इस एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है तो रो भी बढ़ रहा है वाई एक्सिस पे, तो दिस इज मेटल, ठीक है। तो बी इज मेटल, तो बी कॉपर होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, सेमीकंडक्टर के अंदर में जो टेम्परेचर बढ़ाने पे उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रो कम होता है सेमीकंडक्टर के अंदर। तो ए इज़ ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर, और जर्मेनियम इज़ ए प्योर सेमीकंडक्टर, तो ठीक है। तो मेटल ए इज़ जर्मेनियम एंड बी इज़ कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू आर गिवन, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर मतलब ये पी हो गई, ठीक है, पी एंड क्यू, इसकी रेडियस है आर पी, इसकी रेडियस है आर क्यू, ठीक है। और इनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है आर पी इज टू आर क्यू 2:3, ठीक है। लूप क्यू कैरीज ए करंट 9 एम्पियर, तो आई क्यू दे दिया है आपको 9 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी ज़ीरो। अगर इस पॉइंट पे इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो होना है तो पूछा है आईपी में कितना करंट होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर आईक्यू में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिया है ना, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फील्ड को ज़ीरो करने के लिए इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो डायरेक्शन तो पता है क्लॉकवाइज, अब वैल्यू निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप is given by B is equals to mu naught upon 4 pi I by R, जहाँ पे R उसकी रेडियस है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ बी पी कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई पी बाय उसका रेडियस, वहीं बी क्यू कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई क्यू बाय आर क्यू। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग बी पी बाय बी क्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई पी बाय आर पी और आई क्यू बाय आर क्यू, ठीक है। अब दोनों की फील्ड सेम होनी चाहिए, ना, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू होना चाहिए, तभी तो फील्ड वहाँ पे ज़ीरो होगी, तो ये रेशियो 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आई पी, अब आर पी इज टू आर क्यू दिया था 2/3, आर पी इज टू आर, है ना, आर पी इज टू आर क्यू दिया था 2/3, तो 2/3 लिख दिया मैंने इस क्वांटिटी को, ये वाली जो है, ठीक है। और आई क्यू की वैल्यू दी थी 9, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3, तो आई पी बाय 6 इज इक्वल्स टू 1, तो आई पी की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर। और डायरेक्शन हम पहले ही निकाल
चुके थे क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज इंक्रीज इट्स परमिएबिलिटी विल बी, मतलब म्यू क्या होगा वो पूछा है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर B इज इक्वल्स टू म्यू एच, ये होता है, ठीक है। H होती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, तो B बाय H इज इक्वल्स टू म्यू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली क्योंकि म्यू एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट रहने वाली है। अब हम H को इंक्रीज कर रहे हैं, दिस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, B बाय म्यू इज इक्वल्स टू H, ठीक है। अब हम किसको इंक्रीज कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं H को, है ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज डिनोटेड बाय H, तो H इज इंक्रीजिंग, H इंक्रीज कर रहा है तो B हैव टू बी डिक्रीज, क्योंकि इस पूरी वैल्यू को एक कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए B को डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी वो H के बराबर पहुंच पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, an iron core coil is connected in series with an electric bulb AC source. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb, यहाँ पे एक आयरन कोर है इस कॉइल के अंदर, तो उसको जब हम बाहर निकालेंगे ना तो बल्ब की ब्राइटनेस में क्या चेंज आएगा। तो हमको पता है कि EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग्स में है, अकॉर्डिंग टू फैराडे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो इससे लिंक जो फ्लक्स होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब EMF इंड्यूस होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा तो ये बल्ब ब्राइट हो जाएगा, तो इंक्रीज, ठीक है। बाहर ले जाएंगे और अंदर लाएंगे, दोनों केसेस में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन सी प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E is perpendicular to magnetic field vector B and these both are perpendicular to wave vector K, ठीक है। all of these three are mutually perpendicular, ठीक है। तो both electric and magnetic field vector are parallel to each other, ये तो गलत है, तो गलत ही ऑप्शन कौन सा ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3 4 आपको सरफेसेस दी है, मतलब लूप दिए हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल, ऑल आर इन XY प्लेन और मूविंग इन द I डायरेक्शन, मतलब ये कुछ XY प्लेन है, XY प्लेन में ये चारों मूव कर रहे हैं, ठीक है। XY प्लेन में ये चारों मूव कर रहे हैं, इस तरीके से कोई XY प्लेन है ना। I डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं हम इनको, I डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स है अंदर की तरफ, यहाँ पे, है ना। इन द पेज मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जब इस लूप को बाहर निकालेंगे किसी वेलोसिटी VI से, तो इंड्यूस EMF का द इंड्यूस EMF ड्यूरिंग द पासेज ऑफ द लूप आउट ऑफ द फील्ड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, किस में रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा। तो देखो यार, स्क्वायर जो है ना, जब स्क्वायर को आप बाहर निकालोगे इस तरीके से, इसको यहाँ ले जाओगे, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, ठीक, इस तरीके से, तो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इसका निकलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है ना, ये स्क्वायर एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है,
तो थोड़े टाइम बाद इसका कुछ एरिया बाहर निकलेगा, उसके बाद उतना ही एरिया बाहर निकलेगा। तो सिमेट्री है, स्क्वायर एक सिमेट्री है, उसको धीरे धीरे खींचोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल बाहर निकलेगा। सिमिलरली रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। इन द केस मतलब एक्स और वाई प्लेन की बात करें तो प्लेन सिमेट्री है, तो उतना ही एरिया इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में उतना ही एरिया उसका भी बाहर निकलेगा। लेकिन एक्स और वाई प्लेन में सर्कल की बात करें तो क्या होगा, ये सर्कल है, ठीक है। इसको जब आप खींचना शुरू करोगे तो हो सकता है 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकले, अगले 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकले। तो ये सेकंड वाला जो एरिया है ना, ये ग्रेटर हो गया फर्स्ट एरिया से, तो ये सिमेट्री फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली इलिप्स के केस में भी यही चीज़ होगी, इलिप्स में भी इक्वल अमाउंट ऑफ एरिया बाहर नहीं निकलेगा। पहले सेकंड में हो सकता है इतना निकले, दूसरे में इतना निकले, तो दिस एरिया इज ग्रेटर देन दिस एरिया, है ना। एक्स वाई सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इसमें EMF इंड्यूस इक्वल नहीं होगा सर्कुलर और इलेप्टिकल में, बाकी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पार्ट डिफरेंस एट सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेरेंस वेव इज 1/8 ऑफ लैम्ब्डा, ठीक है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट टू द सेंटर, ठीक है। तो एक चीज़ बता दूँ, इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन YDSE सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी जो होती है ना, वो होती है 4I0, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बोली है कि एक वेव है, उसका फेज डिफरेंस दे दिया है, ठीक है। तो डेल्टा फाई मतलब सॉरी पार्ट डिफरेंस दे दिया है, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस कितना होगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो क्वेश्चन से, कितना बोला है λ/8, तो λ/8, लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, π/4। तो इस सेकेंड वेव के लिए डेल्टा फाई आ गया मेरे पास π/4। और इंटेंसिटी इन YDSE इज गिवन बाय I0 प्लस I0 प्लस 2 I0 यहाँ अंडर रूट होता है I0 कॉज ऑफ फाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2I0, मतलब दोनों सेम इंटेंसिटी की लाइट है ना, तब ये फार्मूला लगेगा I0 वरना फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस फाई, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास सेम इंटेंसिटी के तो 2I0 और इधर से भी आ जाएगा 2I0 और कॉस π/4 कितना होता है, ये π/4 यहाँ से हम पुट कर देंगे ना इसमें, तो कॉस π/4 √2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2I0 कॉमन निकल जाएगा, तो 1 + 1/√2। अब दोनों का रेशियो पूछा था, रेशियो किस, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो एट दैट पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आई है 2I0 1 + 1/√2 और सेंटर पे कितनी है 4I0, I0 से I0 कैंसल, 2 से 4 कैंसल, तो फाइनली बनेगा 1 + 1/√2/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 4.14 EV, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दिस मेटल सरफेसेस। तो थ्रेशोल्ड क्या होता है, मिनिमम जो मतलब मिनिमम एनर्जी जो निकलेगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, मतलब मिनिमम एनर्जी में डालूँ कि इलेक्ट्रॉन मिल ही जाए मेरे को, मतलब मिनिमम काम करना पड़े, मतलब आलसियों वाला काम कि भैया मैं तो इतनी एनर्जी इतनी ही पढ़ाई करूँगा, बस जस्ट मेरे को एग्ज़ाम पास करनी है, तो वही होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब इतनी पढ़ाई करी पासिंग मार्क्स जितनी, पासिंग मार्क्स से वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन शुड बी इक्वल टू गिवन एनर्जी h न्यू। वर्क फंक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 1.1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये हो गया h। और वेवलेंथ पूछिए तो न्यू की जगह न्यू इंटू लैम्बडा इज इक्वल्स टू c, है ना, न्यू इज इक्वल्स टू, तो न्यू की जगह c/λ रख दो,
से लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है ना, इंटू 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रख देगा। उसके बाद फिर तुम्हारा डिवाइड बाय 4.14 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसे, आंसर आ जाएगा निकल के। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11। द रेडियस ऑफ n इज इक्वल्स टू थर्ड ऑर्बिट। देखो, द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। अब रेडियस का जो डिपेंडेंसी होती है ना n पे फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम वो होती है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है ना, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछा है तो r इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मतलब 9 है ना। तो 9 से इनर मोस्ट ऑर्बिट को मल्टीप्लाई कर दो, तो r जो 3 पूछा है वो हो जाएगा 9 इंटू जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का दिया था r1 का दिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, हाँ ट्रू नहीं है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, देखो न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और यहाँ पे बी ऑप्शन में था न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलम फोर्स, तो ये तो है नहीं, तो नॉट ट्रू वाला ऑप्शन पूछा था, तो सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 हो गया, 14 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, देखते हैं। हाँ, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 कितना दिया था, एक सेकेंड, 40 वोल्ट दे दिया है। ठीक है, 40 वोल्ट दिया है V1। ठीक है, तो ये एक LCR सर्किट है। LCR सर्किट में आपको पता है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है आपको V दिया है, तो VRMS निकाल लो। VRMS, चलो VRMS इज इक्वल्स टू V/√2, तो ये हो जाएगा 50। VRMS की वैल्यू 50 वोल्ट आ गई है ना। और इन LCR सर्किट, in LCR VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट VR स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज, प्लस VC माइनस VL, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वजह से रेजिस्टेंस, ये बराबर होता है। ठीक है, VR पूछा है हमसे, या वोल्टेज V2 पूछा है ना, VR ही तो है, तो VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL की पूरी वैल्यू यहाँ दी है 40 वोल्ट, तो 40 वोल्ट का स्क्वायर कर दो 1600। ठीक है, और इधर हमें दिया है 50। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स है ना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2500 बराबर VR स्क्वायर प्लस 1600। ठीक है, तो 2500 माइनस 1600 900 हो जाएगा, मतलब VR की वैल्यू 30 आ जाएगी है ना। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन इन द फिगर, द ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एज अ फंक्शन। V दिया है, E पूछा है इस क्वेश्चन में 15 में, तो E और V में क्या रिलेशनशिप होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr। ठीक है,
तो यार यहाँ देखो 0 से 1 में, 0 से लेके 1 में जो v और x के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e इज इक्वल्स टू, जब एक ही वेरिएबल में दिया हो ना, dv/dx, ठीक है। तो v और x के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, वो इस तरीके का आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन वाला 45 डिग्री पे, y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ना 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो dv/dx का डिफरेंशिएशन 1 होगा 0 से 1 के लिए, और आगे एक माइनस साइन है तो -1। तो e की वैल्यू -1 आएगी 0 से 2 के लिए। तो कौन से ग्राफ में आ रही है -1, ये देखो यहाँ माइनस आ रही है, बस हो गया क्वेश्चन। अगला, 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 2 स्टेटमेंट आर दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज ऑन डोपिंग, बिल्कुल सही है। डोपिंग ऑलवेज इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, नहीं है तो सही नहीं हो सकता है ना। डोपिंग जो है इलेक्ट्रॉन ही इंक्रीज करे तो नहीं, होल भी इंक्रीज करती है, पी टाइप डोपिंग होती है। तो ए इज ट्रू है ना, असर्शन इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब इधर भी 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में YDSC से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर, ये स्टेटमेंट दिया है, इन मैं असर्शन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व इन YDSC, ठीक है, if the separation d between the coherent sources as well as the distance d of the screen from the source both are reduced to 1/3, the new fringe width will remains the same, ठीक है। तो fringe width बीटा से लिखते हैं ना हम, और लैम्बडा d/d ये होती है fringe width। तो दोनों अगर इसको भी इंक्रीज 1/3 से कर दोगे, इसको भी इंक्रीज 1/3 से कर दोगे, तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं आएगा, 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेन्स द सेम। तो ए इज ट्रू। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू d/d, फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू d/d, एक फैक्टर और लैम्बडा भी आता है ना, तो d/d इस तरीके से। तो ये रीज़न जो है ना, ये गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब 18 देखो, 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा कोई क्वेश्चन छूट गया क्या इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन था। चलो देखते, पहले क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 लेबल ए एंड ये ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस हैव ए स्प्रेड इन काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड ऑप्शन मैंने लिख दिया अपने हाथों से, वो आया नहीं है, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज इन, देखो तो होता क्या है कि मेटल सरफेस में हमने एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन ना तुरंत बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत कोलिजन करके बाहर निकलता है, या बाउंड भी होता है किसी एटम से। कोई इलेक्ट्रॉन अच्छे से बाउंड है, ज़्यादा टाइटली बाउंड है, कुछ कम टाइटली बाउंड है, तो कम टाइटली बाउंड वाला तो ज़्यादा एनर्जी से निकलेगा, और वो दूसरा जो टाइटली बाउंड है कम एनर्जी से निकलेगा। तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी जो बाहर निकलेगी ना, उसमें वेरिएशन होगा, कुछ की कम होगी, कुछ की ज़्यादा होगी, इस तरीके का। ज़रूरी नहीं इस तरीके का, लेकिन एक वेरिएशन होगा काइनेटिक एनर्जी में, डेल्टा के ई होगी, ठीक है। तो सही है ऑप्शन ए। और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो जो टकरा के निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो बिना टकरा निकलेगा उसकी एनर्जी। तो ठीक है, बोथ ए इज़ ट्रू और आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ऑप्शन इसका तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कोई सा छूट गया है, वो मुझे याद है कहाँ है वो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन का नेचर याद है। मैग्नेटिक फील्ड विल कैलकुलेट करनी थी उसके अंदर, स्टार्टिंग में ही था वो, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये आपके इसमें फिर ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे ख़त्म। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और उसका रेडियस दे दिया ए, ठीक है, और स्टडी करंट उसके अंदर बह रहा है आई।
है ना, स्टडी करंट आई बह रहा है। तो कुछ इसमें पूछा है रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है उसकी सरफेस से, एक तो a/2 बाहर और उसकी सरफेस से a/2 अंदर, उन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो एम्पियर सर्किट लॉ लगा दो सिंपली, है ना। तो लगाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो ये कोई क्रॉस सेक्शन है वायर का, ठीक है, और ये उसकी रेडियस दी हुई है a, और इसकी सरफेस से a/2 पे पूछा है एक तो, है ना, a/2 पे पूछा है, और एक पूछा है अंदर a/2 पे, ठीक है। तो b आउटसाइड के लिए लगाते हैं हम, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट a/2 अबव, ठीक है, तो बाहर b आउट, है ना। तो b आउट के लिए एम्पियर लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता है, b डॉट डी एल इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल, है ना, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज या आई थ्रेडिंग जो भी है, तो b इंटू, अब इसमें बाहर के लिए हमें एक एम्पियर लूप कंसिडर करना पड़ेगा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये देखो इतनी रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस a है प्लस a/2, तो 3a/2, तो 2 पाई 3a/2 बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 3 पाई a, ठीक है, ये हो जाएगी आउट के लिए। अब इन के लिए बोला है, इन में उसने बोला है देखो अगर ये है सिलेंडर तो ये जो यहाँ सेंटर से लेके ये पूरी वैल्यू a है, लेकिन उसने बोला है कि सरफेस के अंदर केवल a/2 में बताओ, तो a/2 में मतलब एक मेरे को लूप बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप इस तरीके का, इसकी रेडियस कितनी होगी इस एम्पियर लूप की, a/2। तो दूसरे वाले केस के लिए लगाऊंगा मैं, दूसरे वाले केस के लिए लगाऊंगा b इन के लिए लगाऊंगा, तो होगा b इंटू 2 पाई a/2 इज इक्वल्स टू म्यू आई एनक्लोज, ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b पाई a इज इक्वल्स टू म्यू। अब आई इनक्लोज कितना होगा दूसरे वाले केस में, दूसरे वाले केस में आई इनक्लोज कितना होगा, जितना अंदर वाला सर्कल जो है a/2 रेडियस का उसके अंदर करंट आ रहा है उतना, तो टोटल करंट, पहले करंट डेंसिटी निकाल लेता हूँ, अगर आई टोटल करंट है तो करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन पाई a स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई बाय जो मेरा सर्कल का अंदर जो एम्पियर लूप लिया a/2 उसका एरिया, तो पाई a स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो पाई a स्क्वायर से पाई a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा I/4, आई इनक्लोज आ गया I/4, तो I/4 यहाँ रख देंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट I/4 पाई a। अब दोनों का रेशियो पूछा था, b आउट बाय b इन, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 3 पाई a और ये 4 पाई a ऊपर आएगा, तो 4 पाई a, पाई a से पाई a कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी 4:3, तो 4:3 कौन से ऑप्शन में है, 4:3, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, आप बोलोगे तो आगे के क्वेश्चन और सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय।